सो अब हम करने चल रहे हैं सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 का मार्केट चैप्टर का कंप्लीट एमसीक्यू। इस एमसीक्यू में हम लगभग 250 से 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या इस एक सेशन में? बिल्कुल नहीं, बट स्टिल हम रैंडम क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अभी मैं लाइव चैट नहीं ऑन कर रहा हूं। आपका सिंपल सा गोल, सिंपल एजेंडा होना चाहिए। अगर आप मुझे बाद में सुन रहे हैं तो क्वेश्चन देखने के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपको जब हम 10 क्वेश्चन करते हैं पहले 10 क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले। क्योंकि इनसे पहले 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं लाइव चैट ऑन करूंगा और आप अपने आप को नंबर दे रहे होंगे कि 5 क्वेश्चन में आपको कितने नंबर एक्चुअल में मिल रहे हैं, और मजा बहुत ताबड़तोड़ उड़ा रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने की अप्रोच बड़ी ईजी होगी। हम क्वेश्चन अलॉन्ग विद सोल्यूशन दोनों करा रहे होंगे, बट आपको क्वेश्चन फिर चारों ऑप्शन पूरे पूरे पढ़ने हैं। शुरुआत करी जाए। मैंने इस तरीके से क्वेश्चन सेट करा है। अच्छा, आप अगर टेलीग्राम पे नहीं है तो सर्च कर लीजिएगा। मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो शायद फ्यूचर से स्लॉट में तो हैं, बट मेन टेलीग्राम चैनल पे नहीं, उनको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सर्च कर लेंगे सीटीसी क्लासेस। अब आते हैं मुद्दे पर, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमने इस तरीके से सेट किए कि आप क्वेश्चन देखिए तो आंसर बहुत नीचे हो रखा है, इसलिए लोड नहीं लेना है। शुरुआत करेंगे रैंडम कहीं से भी। देखो, अगर आपको चैप्टर मैंने पढ़ा दिया और आपको समझ आ चुका है तो अब मुद्दा है क्वेश्चन करने का, है ना। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है। आपको फोकस करना है और समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज वर्कआउट कैसे कर रही है। विच ऑफ द, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर नोट करके आप सोल्यूशन का वेट करेंगे। मैं अभी करा रहा हूँ। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैनी सेलर हु आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट टू मैनी बायर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन। मैं सेकंड का पॉज लूंगा, आप क्वेश्चन 15 लिख के अपनी कॉपी में आंसर लिख लीजिए। मैं चार ऑप्शन पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, फिर मैं आंसर आपको दिखाऊंगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन, कौन से कंपटीशन की हम बात करें जो कैरेक्टराइज करता है बाय मैनी सेलर हु आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट टू मैनी बायर। याद आ रहा है आपको? मैंने चार्ट के थ्रू समझाया था। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर कितने हैं, प्रोडक्ट कौन सा है। डिमांड कर्व की भी बात करें तो कहां पर किंग डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी कैसी है, सारा समझा रखा था। उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है और आपको आंसर दिमाग में सेट हो गया होगा, है ना। कहते सर परफेक्ट कंपटीशन, यहां पर हम नंबर ऑफ सेलर ज्यादा, नंबर ऑफ बायर ज्यादा, प्रोडक्ट होमोजीनियस, यू कैन से आइडेंटिकल नेचर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, नॉट ऑर्डर में नहीं चलेंगे भाई, ऑर्डर में नहीं चलेंगे, क्वेश्चन करा रहे होंगे। ये क्या है जनाब? आइए यहां देखते हैं। ओके, फोकस करिए। क्या पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एज्यूम दैट व्हेन प्राइस इज 20 the quantity demanded is 9 unit, and when price is 19 the quantity demanded it is 10 unit। क्या हुआ है, जब 20 था प्राइस, ठीक है, तो जो क्वांटिटी डिमांड हो रही थी वो 9 यूनिट थी। ऐसे शॉर्ट में नोट कर लीजिए और हमेशा क्लैरिटी रहेगी। प्राइस डिक्रीज होकर 19 हुआ और जो क्वांटिटी डिमांड थी वो इंक्रीज होकर 10 हो गई। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बात है यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम 9 to 10। कह रहे मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा जब हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ है 9 से 10। अब क्या है मार्जिनल रेवेन्यू का, जिन बच्चों को फॉर्मूला पता, आपको याद हो, पूरा फॉर्मूला शीट आपको करा रखी है, उसी के बेसिस पे चेक करेंगे। 20, 19, 10, 1। क्वेश्चन नंबर 26 लिख के आंसर अपना लिख लीजिए। अगर आप बाद में मुझे सुन रहे हैं तो आंसर वीडियो की इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है जनाब। 10। अगेन मैं बोलूंगा टोटल क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, आपको सिंपली फॉर्मूला फॉर्मूला लगा दीजिए, काम बन जाएगा। लाइव चैट प्रॉपर ऑफ चल रही है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं लाइव चैट बच्चा ऑन रखा कहते हैं मजा आ रहा है ऐसा वाला, है ना। एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे जरा, देख लीजिए कौन सा बेहतर क्वेश्चन आप करा दें, ऐसे मजा ही आती चली जाए। आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। तो 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, रैंडम कहीं से भी उठा लेंगे क्वेश्चन, कोई लोड नहीं है। हाँ जी, चलो कर लेते हैं। व्हेन टीआर बोल तो टोटल रेवेन्यू इज एट इट्स पीक देन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूले पे बात करेंगे, कहते हैं जब टोटल रेवेन्यू अपने पीक पर होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्विवेलेंट होगा। ऑप्शन में हमारे पास 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 लिख के अपना आंसर अपनी कॉपी में लिखे। बाद में सुन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट जरूर से करें। आंसर की हम बात करें तो ध्यान दें, ये अगेन ये क्या है बेसिकली, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन
टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब टीआर अपने पीक पर होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू शून्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट बन जाएगा, जीरो। ओके, आपने जो लिखा होगा वो भी हम 5 क्वेश्चन करने के बाद काउंटर करेंगे, टेंशन ना लें। आगे बढ़ा जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आए क्या ही फर्क पड़ना है। ओके सर, अगेन रिलेशनशिप पे क्वेश्चन देखेंगे। अगर इलास्टिसिटी 1 है, व्हेन ई इज इक्वल टू 1 देन एम आर इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। आपको समझना होगा, हर क्वेश्चन को करने के लिए हमें पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर हम रट के जा रहे हैं काम नहीं बनेगा सर, बहुत खतरनाक काम हो जाएगा। आ जाइए। सो क्वेश्चन नंबर 36 हम बात करें, व्हेन ई इज इक्वल टू 1 देन एम आर इज इक्वल टू पॉजिटिव 0 1 नेगेटिव, आंसर इज 0। ये ध्यान रखिएगा, हमने एम आर की बात करी है ना। आपने जो लिखा हो वो आप देख लीजिएगा, कहीं से और उठाते हैं क्वेश्चन, चलता ही जाए, है ना। ओहो, हालांकि आपने देख लिया बट स्टिल ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। टाइम एलिमेंट वाज कंसीव्ड बाई, टाइम एलिमेंट किसने दे रखा था, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, पीक्यू ऑन, लियोनेल रॉबिन्सन। 4 राइटर अपने पास अवेलेबल है। आपको पता है पूरे 100 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बन रहे हैं या फिर बीसीके से भी बन रहे हैं, राइटर के नाम वाले 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे आते हैं। तो मेक श्योर कि आपको उतनी क्लैरिटी हो उन पर, है ना। टाइम एलिमेंट वाज कंसीव्ड बाई, तो भाई साहब नाम में है ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड मार्शल। आपने क्या लिखा है वो चेक कर लीजिए। आप लिख रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर लाइव चैट में आपका मार्क्स पूछते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, अभी नहीं कर रहा हूँ ना, ये तो आपको एप्लीकेशन पे दे दूंगा, टेंशन मत लेना। बताऊंगा कब देना है, उसकी भी टेंशन मत लेना, नहीं तुमको अरे कब मिलेगा कब मिलेगा। आ जाइए। ओके, एज्यूम दैट इन द मार्केट फॉर गुड्स जेड देर इज अ सिमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, द रिजल्ट विल बी, क्या होगा, है ना। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, पहले ऑप्शन ऑप्शन सारे पढ़िए, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो अगेन वही है कि हम हेलीकॉप्टर व्यू लेना चाहेंगे, सारा काम खराब है। जल्दी जल्दी पढ़ें, क्या लगता है। 4 ऑप्शन, एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस अभी कल के सेशन में हमने कर रखा है, तो आपको उसी लेवल पे सोचना है कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या हो सकता है ना। दिमाग चलाओ और सोचो सोचो, जितना ऐसे बेहतर चलता जाए। 4 ऑप्शन पहले रीड कर लेना, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव ही आंसर होना चाहिए, ध्यान रखिए, है ना। कहते हैं सर अगर मार्केट है गुड्स जेड की, सिमल्टेनियस इंक्रीज होता है इन डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं, एक बात समझिए, अगर हमारी मार्केट है गुड जेड की और वहां पर सिमल्टेनियस इंक्रीज हो रहा है, अचानक से ऐसे बढ़त मिल रही डिमांड में, क्वांटिटी सप्लाइड में, तो ये अनसर्टेन इफेक्ट को मूव कर सकती है। बट इसलिए पहले पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि बिना ऑप्शन पढ़े गए तो काम खराब हो सकता है। आपने जो लिखा वो तो बेहतर ही है। आओ देखते हैं। एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ठीक बात है, एन अनसर्टेन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट वन है। अगर आप ऑप्शन डी को देखें तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज वर्ड लग गया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं जनाब। तो ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्ट आंसर। आओ लाइव चैट ऑन करते हैं, जरा मुझे बताइए कि आपके कितने मार्क्स अभी इस 5 क्वेश्चन में या 6 क्वेश्चन जो भी पूछे उसमें से आपके कितने सही हुए, कितने मार्क्स मिले। नेगेटिव मार्किंग मत करना, डायरेक्ट बता देना। 6 में से 2 सही तो लिखना 2/6, 4 से तो 4/6, 6 से तो 6/6/6। हाँ जी बताएं। और आज बैठ के मार्केट चैप्टर ताबड़तोड़ तरीके से निपटाई, बिकॉज 17 नंबर बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, सब नए हैं, तो आपको मजा बहुत आएगा, ये तो है। और इससे वो बाहर कहाँ से एग्जामिनेशन में दे देंगे, क्या ऐसा अलग कर देंगे यार। तो फ्यूचर से स्लॉट में आप लोग, आपको ना इसका आनंद लेना है। दो जो बच्चे फ्यूचर स्लॉट में किसी वजह से नहीं आ पाए, मुझे नहीं पता उनके पास क्या ऐसा सॉलिड रीजन था, बट कुछ बच्चे बड़े ही जेन्यून हैं, उनके मैसेज आज भी आते हैं कि सर मुझे सीटीसी क्लास के बारे में पता ही नहीं था। ऐसे सभी बच्चों के लिए मई का फर्स्ट से सेकेंड वीक बहुत खास होगा, टेंशन ना ले। बस आप ताबड़तोड़ तरीके से काम करते रहे, ये जून 23 का अटेम्प्ट बनाएंगे यार, है ना। इकोनॉमिक्स में 90+4 देंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मैं मार्क्स आपके देख पा रहा हूँ, 3 4 3 4 ऐसे आ रहे हैं, कोई लोड नहीं, अभी तो चल रहा है ना। आज आज का दिन और लगाइएगा, इसको निपटा देंगे अपन। आइए लाइव चैट वापस ऑफ करते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। एक बात और, तुक्का, अभी एक बच्चे ने लिखा तो मैं उससे याद आ गया, मैं बोल रहा हूँ।
अगर आपका नंबर तुक्के से आ रहा है तो आपको डरने की जरूरत है, खुश होने की कतई नहीं, है ना, क्योंकि तुक्का तुक्का ही है, हर बार नहीं लगता, है ना। चलो जी, कहते धोखे से अमीर हुआ इंसान वापस उसी हालात पे पहुंचेगा जिस हालात पे वो पहले था, इसे तुक्के से दूर रहे, मजे करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर जरूर लिख लीजिएगा, सो दैट आप ये फिगर आउट कर पाएं कि जब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड भी करूंगा तो आप ये फिगर आउट कर पाएंगे, है ना, कि भाई कैसे। अच्छा ये भी है कि ये पीडीएफ अभी तो आपके पास नहीं जा रहा, आप पहले प्रॉपर पढ़ेंगे, फिर आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, मतलब बड़ा ही साफ है कि इन्हीं में से आपके 2 पेपर निकलेंगे, और ये सब कुछ फ्यूचर से स्लॉट आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको बहुत पहले मिल चुका होगा, तो आपको बस पढ़ना है। आज क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। एज्यूम दैट consumer income and the number of sellers in the market for goods A both decreases। बात समझ आई क्या? कंज्यूमर की इनकम भी डाउन हुई और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ सेलर थे मार्केट में वो भी डाउन हो गए। गुड ए की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड विद सर्टेनिटी दैट द इक्विलिब्रियम। अब क्या है, यहां से कंसेप्ट भी निकालना, ये समझिएगा। आपको ना अगेन बोलूंगा, हेलीकॉप्टर व्यू तो लेना ही नहीं है। कई बार बच्चा हेलीकॉप्टर व्यू लेता है कि थोड़ा सा देख लेंगे वहां से काम चल, नहीं, एक एक लाइन पकड़ के चलिए और आप समझते भी चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या सीखा है, ये कह रहे हैं कि देखो आपका फोकस सिर्फ यहाँ नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ सेलर डाउन हो गए उससे हमें क्या करना है यार। हमारा प्राइमरी फोकस क्या है, कंज्यूमर की इनकम डाउन हो गई। अब सोच के देखिए, अगर कंज्यूमर की इनकम डाउन हो गई तो जो क्वांटिटी है जो हम अभी तक डिमांड कर रहे थे, क्या हम सेम लेवल पे डिमांड कर पाएंगे? आंसर इज नो। क्या हम उस डिमांड को एक्सपेंड बढ़ा पाएंगे? आंसर अगेन नो। मतलब साफ है, क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पढ़ लो, है ना, ऑप्शन तगड़ा पता है। प्राइस से तो मुद्दा ही नहीं है, हमारी इनकम कम हुई, तुम प्राइस जो मर्जी रखो। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लैम्बोर्गिनी कार है, वो आती है मान लो 3.5 करोड़ 4 करोड़ की, 5 करोड़ की, चलो 5 करोड़ वाला मॉडल उर्स उठा लेते हैं, 5 करोड़ का मॉडल है। अब वो बोलते हैं कि हम इस पर आपको 30% का ऑफ देंगे और ये कार पे आपको 1.5 करोड़ रुपए ऑफ हो जाएंगे। तो ऑफ कर दोगे, उससे हमें क्या, 3.5 करोड़ भी तो अपने पास नहीं है। फिर जो उन्होंने बोला चलो हम 50% ऑफ कर देंगे, अरे तुम 90% ऑफ कर दो, अपने पे अभी भी 1.5 करोड़ रुपए नहीं कि हम पेमेंट करके 4.5 करोड़ तुमने ले, 90% 4.5 करोड़ ऑफ कर दो, 50 लाख भी नहीं हम तुमसे दे के ले लें। लॉजिक बड़ा क्लियर है कि जब आपकी कंज्यूमर की इनकम डाउन होती है तो जो भी गुड्स है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। ऑप्शन सी परफेक्ट जाएगा। हालांकि आप अपना आंसर लिख लें कॉपी में, अगर आप मुझे बाद में सुन रहे हैं तो आप अपना आंसर कमेंट जरूर कर दिया करिए, सो दैट हम ऐसा बॉन्डिंग सॉल्व वाली बना सकें, है ना। आ जाओ यार, आगे बढ़ते हैं, अरे मजे करते चलो बस। तुम याद रखना, दिमाग में एक गोल, एक विजिबिलिटी टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमिक्स 95+4 के आएंगे, और इकोनॉमिक्स में अगर ये हो रहा है सुकून के साथ, एप्पल एंड में इकोनॉमिक्स खत्म कर चुके हैं ना अपन सुकून के साथ, अकाउंटेंसी में 76 मार्क्स से ऊपर कर चुके हैं, समझ लो। मैथमेटिक्स आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, सारे नए क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो लॉ ये मई मंथ का जो 15-20 दिन शुरुआती होगा ना, माहौल बनेगा, तुम कॉन्फिडेंट इनफ रहो और काम शिद्दत से करो, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 75 चेक आउट करो। If demand does not change but there is an increase in supply, डिमांड ना बदली, सप्लाई बढ़ती जा रही है ड्यू टू इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी। क्या हुआ है समझ रहे हो, डिमांड का सीन नहीं हो रखा है लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो अपन सप्लाई बढ़ा पा रहे हैं। तो सवाल ये आता है, 4 ऑप्शन पढ़े, अपना आंसर खट से कॉपी में लिखें, बाद में सुनने तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, भट से कमेंट करें। और हाँ, जब ये पूरा वीडियो एंड हो जाए तो उसके बाद अपने टोटल मार्क्स कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। आइए चेक करते हैं। सो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, ये कर्व के अकॉर्डिंग जा रहा है ना, लेकिन आपको बात समझनी है, डिमांड डज नॉट चेंज। भाई साहब क्वेश्चन ने तो आंसर हमें यही दे दिया था, मैं क्यों बोल रहा हूं यहां दे दिया था। लॉजिक बड़ा क्लियर, ये कह रहा है कि डिमांड तो चेंज हो ही नहीं रही, खुद बोल रहा है ना, डिमांड डज नॉट चेंज। तो हमारा फोकस ऑप्शन नंबर ए और बी तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, वो तो बचा ही नहीं। अब बचते हमारे पास 2 ऑप्शन। अब हम देखेंगे सप्लाई में क्या हो रहा है, वहीं से पकड़ेंगे, ठीक है। अगर सप्लाई इंप्रूव हुई, बहुत ध्यान समझिए, तो ये कैसा होगा, शिफ्ट टू लेफ्ट, ऐसा। हमें लॉजिक सिंपल है, अगर ऐसा बोल रहे हैं ध्यान दीजिए। ओके, सप्लाई अगर इंप्रूव हुई है तो शिफ्ट टू राइट, अगर इंप्रूव नहीं डिक्लाइन जा रही है तो शिफ्ट टू लेफ्ट। अब 2 ही ऑप्शन हो गए हमारे पास, समझ रहे हो क्या तुम। तो क्या करना है, शिफ्ट टू राइट, ऑलवेज राइट। सप्लाई कह रहे हैं इंप्रूव हो रही है,
सप्लाई इंप्रूव तो सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्वेश्चन यही तो है। तो सिंपली ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू दी राइट, है ना। देखें आंसर, बहुत बढ़िया, सी जा रहा है। आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा दिख रहा है, कर लेते हैं यार। नंबर लिखते चलें और ऐसे टारगेट करते चलें। अभी हम और भी क्वेश्चंस करा रहे होंगे, मजा आ रहा होगा, और मैं ये दिल से चाहता हूँ कि सेशन खत्म उसके तुरंत बाद में इसे प्राइवेट कर दूं, है ना। जो आज डेडिकेटेड है वो इनको देख पाएंगे। आ जाओ यार, उनको बाद वालों को पता ही नहीं चलेगा क्या कुछ हो गया आज। आ जाओ। व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट इन द सम डायरेक्शन एंड बोथ डिमांड एंड सप्लाई डैश द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डैश बट द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस इज डैश। ओए होए, डैश डैश डैश, समझ लो। क्वेश्चन जब इस लेवल पे जाता है तो मजा दुगना हो जाता है। क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहे व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट इन द सम डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन नहीं बोला, बिकॉज अगर जैसे ही बोलता राइट हम कहते हैं इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड में जा रहा है, जैसे बोलता लेफ्ट हम बोलते डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेकिन बोलते हैं इन सम डायरेक्शन। क्वेश्चन कंफ्यूज करा है। एंड बोथ डिमांड एंड सप्लाई, अब हमें फिट करना पड़ेगा। इंक्रीज इंक्रीज अनसर्टेन, अच्छा अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप अपना आंसर पहले लिख लो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। बड़ा ही सिंपल है, यही सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं था, प्रेजेंटेबल नहीं था। यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें दे दिए गए, बड़ा सिंपल है समझो। हमारा फोकस डिमांड पे सप्लाई पे घुसेगा ही नहीं, हमारा फोकस सीधे आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो रही है। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस अनसर्टेन है, अभी हमने करा था ना अनसर्टेन प्राइस, वही उठाओ। इसमें अनसर्टेन कहाँ दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है क्या। आपको ऐसे पिक करना सीखना होगा, ठीक है। अगर हमें इक्विलिब्रियम प्राइस अनसर्टेन दिख रहा है तो आगे बढ़ो और उड़ाओ। अब इसको पूरा पढ़ के देखते हैं। When the supply and demand curve shift in the some direction and both demand and supply increase, relate करो, demand supply increase, the equilibrium quantity increase, लॉजिक साफ है। बट द चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज, इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज कितना है वो अनसर्टन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, समय का पहिया चलता है। आ जाइए जी, एक सस्ता सा सवाल उठाइए। 81 नंबर नोट करिएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। कहां पर कंट्रोल नहीं होता, ऑप्शन चारों पढ़िए फिर करिए जल्दी से। कहां पर कंट्रोल नहीं होता है, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन, मतलब इसको तो तुम ऐसे उड़ा दोगे। तुम्हें पता है कि जब हम परफेक्ट मोनोपोली में, तुम्हें पता है प्राइस मेकर फर्म होती है ना, एक इकलौता परफेक्ट कंपटीशन है ऐसा जहां पर प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, होमोजीनियस इन नेचर है, सारे लोग वही बेच रहे हैं, तो कंट्रोल आएगा, कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो बस सिंपल है, उठाएंगे और कहाँ है परफेक्ट कंपटीशन को बढ़ा देंगे। ठीक है जी, आंसर देखना चाहेंगे बिल्कुल देख लीजिए। ठहरिए जरा, तो कब तक ऐसे चलेंगे जनाब। 90 पेज ले रखे हैं, 43। ओके, ये हुई ना बात यार, पहले ही क्वेश्चन था बहुत ही प्यारा, ऑलरेडी आप ये समझ रहे हैं। व्हेन एवरेज, मैं आंसर है बट स्टिल कर लेते हैं। व्हेन एवरेज रेवेन्यू 10 एंड एवरेज कॉस्ट 8 द फर्म मेक्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे पता, इसका फॉर्मूला अपन ने लिखा था, याद करो। एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। अभी कल के सेशन में कर रखा है ना। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी आ रखी थी, हम बोलते थे भाई साहब ये नॉर्मल प्रॉफिट है, हमें कहते थे नहीं लॉस हो रखा है, और हम कहते सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो बस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ओके सुनो, इसका मार्क्स मत ऐड कर लेना, हाँ नहीं तुमको अच्छा लग रहा है सर। ओके क्वेश्चन नंबर 151 करेंगे बड़े ही शानदार तरीके से। प्यारा क्वेश्चन, पढ़ के चेक करते हैं, आ जाओ। इस 5 क्वेश्चन के बाद वापस लाइव चैट ऑन करूंगा, रिलेट करो, कॉपी में लिखते चलो। और ये एक बहुत ही बेहतर पैटर्न है जहां पर आपका फोकस क्वेश्चन उसके ऑप्शन को पढ़ के समझने में जाता है, इंस्टेड ऑफ लाइव चैट लिख देते हैं, है ना। आ जाओ चलो जी। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, बड़ा सिंपल है, ऐसे लिख लो, पढ़ा चुके हैं प्रॉपर्टीज में, है ना। देन अ फर्म शुड डैश, क्या होगा, ये सिंपल बात क्या है कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा बना रहे हैं, है ना। तुम ऑप्शन लिख चुके हो ना, मैं आंसर दे रहा हूं तुम्हें। हम जितना पैसा लगा रहे हैं मार्जिन में उससे ज्यादा पैसा हम बना रहे हैं मार्जिन में, तो रेवेन्यू हम पे ज्यादा है तो प्रोडक्शन हम बढ़ा देंगे। सिंपल है,
ये देखना ही नहीं है। इंक्रीज इन इट्स प्रोडक्शन, ना कि सेल में घुस जाना। भाई डिक्रीज तो होगा ही नहीं, तुम समझ रही हो इस बात को। क्यों? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, रेवेन्यू हमारे पास ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है इसका मतलब हम सेल नहीं बढ़ा देंगे। भाई रेवेन्यू सेल से ही तो आएगा, पैसे आ रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, फिर से बढ़ाओ रेवेन्यू, ऐसा चलेगा। आंसर देखना चाहेंगे आप? तो मैंने बोला आंसर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ना। हाँ ठीक है, देख लिया आपने। आ जाओ, कहीं से भी उठाइए सवाल। ओके, क्या ये सवाल हमें दिख पा रहा है? इधर आओ, चलो बेटा आ जाओ, शाबाश, वेरी गुड। एक ऑप्शन यहाँ पर भी ध्यान रखना, ठीक है? करते हैं 157। क्वेश्चन के नंबर प्लीज नोट डाउन करें सो दैट आपको क्लैरिटी और ज्यादा रहे कि आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या हरकतें करी, क्या क्या नंबर आए, ऐसा करके, है ना। बच्चा कहता है हमको आंसर ही मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझते चलो, मजे आते चलेंगे। तो व्हेन डैश देयर विल बी अ लोकेटिव एफिशिएंसी, मीनिंग thereby that the cost of the last unit is exactly equal to the price consumers are willing to pay for it, and so that the right goods are being sold to the right people at the right time। इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं सर राइट गुड सोल्ड किया जाएगा राइट पीपल को राइट टाइम पर, तो तुम इस पर नहीं घुस जाना कि इसका क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना है, इसको एज ही छोड़ दो। सवाल सिर्फ इतना है, बस ध्यान से, ये इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं लगाना है। इससे बेसिक कंडीशन ये कहते हैं कि सर समझिए क्या कंडीशन होगी, इन चार प्रॉपर्टीज आपको पता है, इसमें कंडीशन पूछ रहे हैं। व्हेन देयर विल बी अ लोकेटिव एफिशिएंसी, मीनिंग, एक मिनट ठहरो जरा, ओके ओके, हाँ जी। व्हेन देयर विल बी अ लोकेटिव एफिशिएंसी मीनिंग thereby that the cost of the last unit, समझिए, आगे मार्जिन लगा दीजिए, कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल, आंसर खुद बोल रहा है, इक्वल टू द प्राइस कंज्यूमर आर विलिंग टू पे। सोचो अगर कंज्यूमर पे कर रहा है मतलब हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। समझ में आ रही बात क्या? तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब ये ऑप्शन इसी में ढूंढ लो, कहां पे बोला गया है, ये कुछ बोला वोला गया है भी कि नहीं? लिखा है ना, अरे ये रहा ना ऑप्शन नंबर सी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। पता लगा हम पूरा क्वेश्चन पढ़ इसमें घूमे जा रहे, कहाँ आया कहाँ आया, क्वेश्चन खुद ब खुद बोलेगा। लाइव चैट ऑन कर रहे हैं, वापस से बताइए इसमें कितने नंबर मिले, जितने क्वेश्चन अभी हुए, 3 या 4 या 5 जो भी हो रखे हैं, है ना, आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले, बोलो फटाफट से। चारों कोई नहीं न्यूमेरिकल गलत हो गया यार, अभी बहुत मौका है ना। आज 29 है, कल 30 है, पूरा दिन दीजिए, आज 17 नंबर ही कमा लीजिए। इकोनॉमिक्स में गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि 95 प्लस जा ही रहे हैं अकाउंट में, हम तुम्हें खींच के लेके चल चलेंगे, है ना। मैथ में जोर लगवा ही रहा हूँ, लॉ करवा ही देंगे, तो लोड कहीं से नहीं लेना। कितने मिले सर मार्क्स? हम्म 6 हुए थे क्वेश्चन, 5 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 6, 3 आउट ऑफ 6। ओके, मेजोरिटी 3 4 5 पे है, 6/6 वाले कम है, बट कोई लोड नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है, यही कमांड बना के रखनी है। ये जो नए क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका अपना अलग ही मजा है, और मैं आपको इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आप समझो कि इसको रिलेट कैसे करेंगे हम लोग आईसीआई मॉड्यूल से। और जितने बच्चे जब इसको पाएंगे ना, आपके मौज हो जाएगी, और आपका पेपर भी ले रहा हूँ इसी में से, इसलिए तो सारा नहीं करा रहे हैं। आफरीन पार्सल के लिए बात हो गई है, आफरीन हमारे स्टूडेंट फ्यूचर स्लॉट पे, कमाल है, बात हो गई है, और शाम तक शायद थोड़ी सी क्लैरिटी मिले मुझे। ओके सर, मज़ा आ रहा है, यस यही तो चाहिए था। देखिए फ्यूचर से स्लॉट एक एक्सपीरियंस है जो हर वो बच्चा कर रहा है जून 23 में स्पेशली, बिकॉज ये जो नए क्वेश्चन का एडिशन हमने करा है ना, ये रिजल्ट भी नया लाएगा इस बार। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और कहीं चलते हैं, है ना, कहीं तो चलो। ये ऐसा चल रहा है कि ऐसे स्पिन करो कहीं तो पहुंचेंगे। आज ये साहब क्वेश्चन रीड करेंगे साथ में ताबड़तोड़ तरीके से। और हाँ, पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 170 नोट करिए, और आंसर अपना कॉपी में नोट कीजिए, फटाफट से नोट करिए। अरे तुम्हारे मजे हैं भाई। हाँ जी, क्वेश्चन चेक करते हैं। व्हाट आर द कंडीशन, अगेन लॉन्ग एवरेज कर्व ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको। व्हाट आर द कंडीशन फॉर द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, कल ही बात हुई है ना। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन कल बात हुई है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म। अब इसको ऐसे उठाना है, और आपको 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद एग्जैक्ट वाला देना है। पता कुछ भी नहीं देना, कि अगर कुछ भी देंगे तो मामला भी खराब होना है। जल्दी चेक करें कि आपको क्या लगता है आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही बढ़िया। तो LNC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू P,
SMC इक्वल टू SAC इक्वल टू MMC और R इक्वल टू MR। मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में कॉम्पिटिटिव फर्म की कंडीशन क्या है। तो जब एक बात समझना, शॉर्ट रन में हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है हमारा फोकस वहां घुस जाता है, बट लॉन्ग रन में हम स्विचेस कर सकते हैं, हम एक्सपेंडिचर भी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, अगेन हम सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं, तो प्राइसिंग पे भी इफेक्ट जाएगा। अल्टीमेटली ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपने जो लिखा हुआ आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर अपन ले सकते हैं। आइए, ओके रिपोर्ट है, आपने जो लिखा था उसको वैसे रखिएगा, है ना, मजा तो वहीं आएगा। ओके, अगेन लॉन्ग रन पे चलते हैं, चेक करिए। इन द लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इनक्योर नॉर्मल प्रॉफिट। सवाल बड़ा बेसिक है, कहते हैं लॉन्ग रन में क्या होगा, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें कैसा प्रॉफिट हो रहा होगा। अब पता लगा, अगर किसी बच्चे की आइडिया एक्चुअल में है, देखो जरा, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेज एंड कांस्टेंट रिटर्न्स, मतलब रिटर्न्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बड़ी एक्सट्रीम बात बोली जाती है, अगर आप लॉन्ग रन में हैं, यू आर नॉट कैपेबल एनफ टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढ लीजिए, बिना चार ऑप्शन को ऐसे समझे दिमाग लगाए आप आराम से। अगर देखो क्या होता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जिसकी अप्रोच क्लियर है, उसका एक ही आंसर होता है, उसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, वहां सीधा सीधा उठा के उसको आपको सर्कल फिलअप कर देना है। बट अगर क्वेश्चन में जरा भी कंफ्यूजन है तो उसको 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत होता है इकोनॉमिक्स के पेपर में, बच्चा जल्दी करके आता है सिर्फ। कहीं और से उठाते हैं कोई क्वेश्चन। ओके, ये वाला तो आप बहुत आराम से उड़ा लेंगे, नहीं। अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, प्राइस एडजस्टर एंड नन ऑफ दीज। मोनोपोलिस्ट की बात करी जा रही है, मोनोपोलिस्ट निकल के आता है और प्राइस मेकर ही कहलाता है। याद रखें, जो चीज जहां से ओरिजिन है, मोनोपोलिस्ट किससे निकल रहा है, मोनोपोलिस्ट से निकल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मोनोपोली क्या करती है, प्राइस कोड करती है, प्राइस डिसाइड करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मोनोपोली का मतलब ही है नंबर ऑफ सेलर बायर कई प्रोडक्ट एक्सट्रीम यूनिक, बहुत ही डिफरेंशियल प्रोडक्ट होगा जहां पर कुछ ऐसा होगा जो बाकियों के पास नहीं होगा। तो प्राइस तो हम ही कोट कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, आज का गोल एजेंडा बड़ा क्लियर है कि आप बैठेंगे खुद के साथ और ताबड़तोड़ तरीके से करेंगे पढ़ाई, है ना। कौन सा, ये 17 नंबर कमाने के। ये PDF बताऊंगा एप्लीकेशन पे आपको कब दी जाएगी, बट अभी हमारा गोल है बचे हुए जो चैप्टर थे, पढ़ा सब चुका इकोनॉमिक्स में, उनके पेपर लेना, वो हो रहा होगा, है ना। और मौज है यार। चलो, क्वेश्चन नंबर 201 पर चलते हैं और मजे करते हैं। इफ अ फर्म अंडर मोनोपोली वांट टू सेल मोर, अगर मोनोपोली में फर्म ज्यादा सेल आउट करना चाहती है तो उसका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो कैसा होने वाला है। पढ़ो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अपवर्ड स्लोपिंग। अब होता क्या है, बच्चे ने ये तो सीख रखा है ना, बहुत ताबड़तोड़ कहते हैं मोनोपोली हमको आता है, बट एक्चुअल में होगा क्या, जब आप क्वेश्चन को उस अप्रोच पे समझोगे कि एक्चुअल में मोनोपोली है, रिलेट करते रहे। तो मोनोपोली हमको बेसिक बेसिक बातें पता है, नंबर ऑफ सेलर एक होगा, बायर कई सारे होंगे, प्रोडक्ट एक्सट्रीम यूनिक होगा। लेकिन याद करो, मैंने आपको चार्ट पढ़ाया था, है ना, जहां पर सारे आपकी मार्केट डिफरेंशियल थी, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5, जो सब में था कि किसमें सेलर ज्यादा, किसमें कम, प्रोडक्ट का नेचर क्या, ये सारी बातें। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं और देख लेते हैं। मोनोपोली की कंडीशन है, ये सेल ज्यादा करना चाहते हैं, वांट टू सेल मोर, तो इनका जो एवरेज रेवेन्यू है, ध्यान समझिएगा, जब मोनोपोली सेल बढ़ाना चाहेगा तो प्राइस, जो प्राइस मेकर है ना, क्योंकि तो प्राइस को ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और हमारा जो रेवेन्यू है, इसका जो कर्व है ये कैसा जाएगा सर, अपवर्ड नहीं जा सकता। दिमाग में एक बात रखेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से तो मतलब ही नहीं है, और अपवर्ड जाएगा नहीं तो ऑब्वियस है क्या होने वाला है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। रिलेट कर लेना हर पॉइंट को। क्या होता है कि अगर हम ये देखते हैं ना कि यार ये अपनी सेल बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारा फोकस यहां चला गया, अगर कि सेल बढ़ाना चाह रहे हैं, काम खराब कर दिया हमने। हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे हिसाब से, अभी चेक कर लेंगे। सेल बढ़ाना चाहती है अगर मोनोपोली फर्म, तो सवाल यह है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व की लाइन कैसी होगी। क्वेश्चन एवरेज रेवेन्यू पर आया है, तो वो कैसी होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। चेक कर लें, आप अपना मार्क्स लिखते चलिएगा, ठीक है। चलते चलो, आप इसे एक चीज और समझ, कितने सारे टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन याद आ रहा है, कल के ही सेशन में खत्म हुआ था, बहुत तगड़े तरीके से रिलेट करिए, पढ़िए।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल। कहते साहब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, हम एक ही प्रोडक्ट के, है ना, अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, और वो प्राइस किस बेस पे चार्ज कर रहे हैं, या तो पर्सन के बेस पर या तो प्लेस की बेस पर। हम पर्सन को देखते हैं, डिसाइड करते हैं इनसे इस प्रोडक्ट का क्या कीमत लेंगे। ये 10 रुपए की चीज हम किसी को 100 में चिपका रहे हैं, किसी को 80, किसी को 20, किसी को कुछ भी। क्यों? प्रोडक्ट सेम है, बट ये प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी ये प्लेस और पर्सन डिसाइड कर पाते हैं। मतलब डिसाइड तो हम करेंगे, बट वो प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग करते हैं। इसी को अपन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह रहे होते हैं। सवाल ये है, ये प्रॉफिटेबल कब होगा? ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट इज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सोचिए, चार चार ऑप्शन पढ़िए और फिर सोचिए क्या आंसर इसका कर सकते हैं आप लोग, है ना। हालांकि है बहुत सिंपल। कह रहे भाई साहब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कैसी होगी? इन डिफरेंट सब मार्केट। डिफरेंट होगी, यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म होगी तो प्रॉफिटेबल कहां से होगा? यूनिफॉर्म होने पर सस्टेनेबल हो सकता है, जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पॉसिबल ही नहीं है कि हम यूनिफॉर्मिटी डाल पाए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही हम यूनिफॉर्मिटी इन प्राइस डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो डाल दिया तो डिस्क्रिमिनेट कैसे हुआ प्राइस। ओके, द आंसर इज डिफरेंट। आपने भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, वो चेक कर लीजिएगा। चलते चलो, 2-3 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे अभी। ओके, आई जनाब। A discriminating monopolist will charge a higher price in the market in which the demand for its product is। सवाल समझ रहे हैं? एक बार वापस से सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। मैं फिर से बोलूंगा, सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में नंबर ना ज्यादा आने का सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे को लगता है ये तो बहुत इजी है चाचा, बहुत इजी है तो बहुत ज्यादा नंबर ले आओ ना। पेपर 2 घंटे का होता है, मतलब 120 मिनट। क्वेश्चन होते हैं 100, वो 120 मिनट नहीं लगाता, 1 घंटे में पेपर करके ऐसे बढ़ेगा चौड़ में भाई पेपर हो गया बड़ा। नहीं, ठीक है, बट स्टिल आप हर क्वेश्चन को, अगर आपको लगता है जरा भी कंफ्यूजन है तो 2 बार पढ़ने में क्या जा रहा है आपका, पढ़ लीजिए ना। जो स्ट्रेट क्वेश्चन है उसको करिए, बट जो क्वेश्चन जरा भी लगता है तो उनको ऐसा कर लिया करिए। चेक करते हैं। अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट विल चार्ज, कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट है वो हायर प्राइस चार्ज कर रहा है इन द मार्केट इन विच द डिमांड फॉर प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी। अब बहुत सिंपल है ना, आप आंसर लिख चुके हो क्या? ये स्ट्रेट क्वेश्चन, इसमें ऐसा लाइक बहुत दिमाग नहीं लगाना कि एकदम घुस जाओ उसमें। स्ट्रेट क्वेश्चन रिलेटिवली इन इलास्टिक होगी, आपको बता रखा है, याद करिए कैसे चलते हैं। 0, लेस देन 1, मोर देन 1, है ना, इधर जो मेन फैक्टर इधर होगा, है ना। इन्फिनिटी, ये आपकी जो चल रही है लेस देन 1, मोर देन 1, इक्विवेलेंट टू 1, इसी की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अपने को समझना। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको रिलेटिवली इलास्टिक आंसर पता है, आपने जो भी लिखा हो, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ओके, कहीं तो रुको, चलिए, कहते स्पिन करो जहां मर्जी पहुंच जाए। 90 पेज हैं, अभी भी हम 70 पे नहीं पहुंचे हैं, समझ पर 69 पेज नंबर पे हैं, और क्वेश्चन नंबर 248 पहुंच गए। यस, आ जाओ क्वेश्चन रीड करते हैं। मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, मैं समझता हूं जो बच्चा फ्यूचर स्लॉट का मौका नहीं मिला जिसको, उसकी वजह से नहीं मिला, तो 2 रीजन है। अगर तो वो जानता था फिर भी उसने मौका गवाया तो उसने बहुत कुछ गवाया, उसे पता ही नहीं है उसने एक्चुअल में क्या गवाया, वो एग्जाम मोमेंट में ध्यान आएगा। बट अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं था, है ना, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है, कुछ बच्चों को लेट पता चलता है। हमारे पास मैसेज कैसे बम्बार लगा हुआ है कि सर वो हमको एक मौका दीजिए, तो ऐसे बच्चों की अपन बात करेंगे। बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जिनको मौका मिला है, डिजर्विंग कैंडिडेट, है ना, क्योंकि आपने डीसीडी प्रॉपर फॉलो करा, आप क्लास में भी थे, उस अनाउंसमेंट में भी थे, और आज आप यहाँ भी हैं जो कि मजे भी कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जिम्मेदारी ना बाकियों से काफी हद तक ज्यादा है, तो आप उस जिम्मेदारी को निभाते हुए रिजल्ट को लाने के लिए हर एफर्ट डालेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन, कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन डिफर है प्राइमरीली शुरुआती लेवल पे। बिकॉज क्यों डिफर है? 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए और अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख डालिए, फिर बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, है ना। वाह जी वाह, आई जनाब, चेक करा जाए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अलग है परफेक्ट कंपटीशन में शुरुआती दौर में। क्यों, कारण क्या है उनके, चेक करते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट, मोनोपोलिस्टिक में फर्म अपने प्रोडक्ट को अलग कर सकती है शुरुआती तौर पर। परफेक्ट कंपटीशन में तो होता ही नहीं यार, बट फिर भी 3 ऑप्शन पढ़ेंगे। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट,
परफेक्ट कंपटीशन, अरे ये तो बहुत ही फर्जी लाइन हो गई। आगे बढ़ते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंट्री इनटू द इंडस्ट्री इज ब्लॉक्ड। अरे ब्लॉक नहीं है चाचा, मोनोपोली में रिस्ट्रिक्टेड है, कैसी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर रिलेटिवली फ्यू बैरियर टू एंट्री। ठीक ठीक है कंडीशन, बट जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव दिख रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकती है, बिकॉज आपको पता है जो सबसे बेसिक रीजन है वो यही है कि परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट आइडेंटिकल होता है और मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है। मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएट अलग अलग होता है और मोनोपोली में एक्सट्रीम यूनिक होता है। लाइव चैट ऑन करेंगे। अभी तक जितना आपने करा उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले कमेंट में बताएं जरा जल्दी से, है ना। और मजा तो आ ही रहा होगा, वो एक्सपीरियंस जब सेशन खत्म होता है और वापस से मॉड्यूल लेके बैठना, तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि अब आपको क्या हो रहा है ना, आपको टॉपिक पता चला। इक्विलिब्रियम प्राइस से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, है ना। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, इनसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। डिमांड कर्व का सप्लाई कर्व से कैसे रिलेशनशिप बन रहा है, इससे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनता है, इनको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो जब टॉपिक मिलना शुरू होते हैं ना, तो माइंड रिएक्ट करना शुरू करता है कि यार यहाँ से एमसीक्यूज बन रहे हैं, इससे भी बन रहे हैं। और जब हमने मिनिमम करवा रखे हैं, जब 250-300 क्वेश्चन प्रिपेयर करें सेम टॉपिक से, टॉपिक तो गिन के 8 ही 10 हैं, 8-10 टॉपिक से अगर आपको 250 से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, इससे बाहर थोड़ी आएगा। 4/7, 5/7, 6/7, 3/7, ओ माय गॉड, 4/7, 5/7, मेजोरिटी 4-5 पे चल रही है। कोई लोड नहीं है जी, याद रखें आज पहला दिन है अभी क्वेश्चन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, है ना। क्या हो गया सुमरधा सर, ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल में भी नहीं है, मजा आ गया। फ्यूचर सीए स्लॉट की अनाउंसमेंट में बड़ा क्लियर था कि नए क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर सब्जेक्ट में। और मैं आपको बता दूं इस नए क्वेश्चन का बेस ये है कि जो जून 23 का आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, जितने आपके टेस्ट लेता हूँ ना, उस टेस्ट में जो क्वेश्चन, याद करिए आपका मैंने टेस्ट लिया था अभी रिसेंटली, तो इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने टेस्ट लिया डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने आपको लगभग 40 क्वेश्चन दिए थे ना, 24 क्वेश्चन, सॉरी 24 क्वेश्चन दिए थे। उसमें हमारा मेन गोल क्या था, मेन एजेंडा क्या था क्वेश्चन में, तो वहां पास उसमें भी 200 ज्यादा थे। 200 क्वेश्चन दे के आपको बेवकूफ थोड़ी बनाना है। हम उन 200 क्वेश्चन को भी रीड कर रहे होंगे, उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन होंगे जून अटेम्प्ट के लिए वो आपको प्रोवाइड करें, सो दैट आप एग्जामिनेशन कंडीशन में आज बैठकर प्रैक्टिस करें। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएं तो आप ये फील ले सकें कि यार ये तो समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है ना। ये है फ्यूचर से स्लॉट का रियल एक्सपीरियंस, और आप इस बार जून के अटेम्प्ट में इसके गवाह बने साहब। तो आंसर है हमारे पास ए। आई चेकआउट करते हैं। यस, अब हम लोग करेंगे कोई 2-3 क्वेश्चन और फिर सेशन को करेंगे सम अप, ठीक है जी। चलिए आइए देखते हैं, और आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। सेशन को अपन करेंगे प्राइवेट करेंगे, आ जाओ। अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मैनी फर्म्स सेल प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल इज नोन एज। समझ रहे क्या, मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर मैनी फर्म ज्यादा है, मतलब मोनोपोली तो बात ही खत्म हो गई। मैनी फर्म, सेलर ज्यादा है, समझ रहे हो ना। सेल प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर, प्रोडक्ट मिलते जुलते हैं बट नॉट आइडेंटिकल। समझ ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट मिलते जुलते हैं बट भाई साहब प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं है, बोले तो होमोजीनियस नहीं है। अब सवाल आता है, अगर ऐसा है तो बड़ी सीधी सी बात है, मेरी बात समझना बहुत प्यार से। आप अपना आंसर लिख लो, पहले अपना आंसर लिख लो, है ना, फिर बता दो, ध्यान दो। एक हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर नंबर ऑफ सेलर जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैनी फर्म, हमारा पहले ये समझ में हमें आना चाहिए ये कहां पर है परफेक्ट कंपटीशन में। फिर एक हमारे पास है मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, जहां पर फर्म ज्यादा है। दो बात तो ऐसे सेट हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। सेल प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, गेम पूरा हुआ। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, आइडेंटिकल इन नेचर, बट इन्होंने क्या बोला, नॉट आइडेंटिकल। आंसर हमारे पास अवेलेबल है, इसमें ढूंढिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैटर क्लोज करते हैं, है ना। आंसर फिर भी आपको दिखा दूं। आप समझ एमसीक्यूज में आंसर लॉक कैसे करना है, कंसेप्चुअल अप्रोच लेके चलनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन बेहतर तरीके से पढ़ने हैं, क्वेश्चन की जो डिमांड है, क्वेश्चन कहां पर क्वेश्चन रेज कर रहा है, ये फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे काम मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन पढ़ी, कहां है क्वेश्चन देखो। अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मैनी फर्म सेल प्रोडक्ट,
कूद गया, कहता अब तो चौड़ में है भाई, नहीं करना ना यार, समझ रहे हो? क्वेश्चन पूरा रीड करो, क्वेश्चन कहाँ पर क्वेश्चन रेज कर रहा है। इससे पहले भी क्वेश्चन हमने किया जहां पर पूरी क्वेश्चन खत्म होने की तरफ था, कोई क्वेश्चन रेज नहीं था, आखिरी में क्वेश्चन ने कुछ क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन रहा है, तो उस लाइन को पकड़ना है कि सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है। यहीं से क्वेश्चन मिल गया कि भाई साहब बताओ इनमें से कौन सा कंपटीशन। हमने कहा भाई ठीक है, दो ही मिलते हैं जहां पर फर्म ज्यादा है, ये और ये, उठा लिया, दोनों को उठा लिया, है ना, काम बन जाएगा। आ जाओ, ठहरो। हाँ जी, अब अपन लेंगे पेज नंबर 83 और फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 292 पर। ओए होए होए, क्या बात है। अब अगेन बात वही है कि अगर आपने समझ रखा है विच ऑफ दीज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली, है ना, इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जांपल, बच्चा लाइक कि सर क्या कर रहे हो सर, ना चेक करिए जरा, मतलब आपको ना क्वेश्चन ऐसे पढ़ने हैं। अब अगेन मैं बोलूंगा ये जो क्वेश्चन ये डायरेक्ट अप्रोच का है, इसमें कोई रटने वाले का दिमाग लगना ही नहीं है ना। ओपेक लगा दीजिए सिंपल सिंपल कि भाई ओलिगोपोली का बेस्ट एग्जांपल। अब सार की बात करें, WTO की बात करें, ये नहीं जाते, लेकिन अगेन मुद्दा क्या है कि अगर किसी बच्चे ने आज से पहले ये वर्ड्स, ये एग्जाम्पल नहीं पढ़े हुए हैं तो तकलीफ है। और मैं तो इवन ये बोलूंगा ये चारों वर्ड देख लीजिए, इनका फुल फॉर्म भी आपको करना चाहिए, ठीक है। दो एक और कर लेते हैं, 300 की कैटेगरी में चलते हैं ना, अरे मजा आएगा। अब जैसे ये नाम देखिए, हालांकि आंसर दिख रहा है तो कोई लोड नहीं, सीधे सीधे कर लेते हैं ना। किंग डिमांड कर्व, इससे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस टॉपिक से रखा है, तुम पेपर का वेट कर लो बस, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये वो टॉपिक है ना किंग डिमांड कर्व, ये पेपर में आपकी जो 30 तारीख को पेपर होगा ना, 30 जून को, हाँ 30 जून को तो डेट सेट है, पेपर में रखा है, तुम्हें वेट करना है कि पेपर है, अच्छा किंग डिमांड कर्व आ गया, अब तुम्हें किंग डिमांड कर्व से बनने वाले हर तरह के क्वेश्चन पता होने चाहिए। ये भी सुनो, करते हैं यार। किंग डिमांड कर्व, अच्छा कितने तरह के बन सकते हैं, बहुत तरह के, दिखाऊं, देखते चलो। किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस गिवन बाय, गिवन किसने दिया है, तो स्विगी से नाम यार ना, स्विगी है ना, ये एक दिख गया, किसने दिया। अभी अगला क्वेश्चन देखो जरा, किंग डिमांड कर्व इज ऑब्जर्व्ड इन, किस में ऑब्जर्व हो रखा था जनाब, तो डुओपोली, मोनोपोली, कॉम्पिटिशन। और अगेन ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगेन ये क्वेश्चन कैसा, डायरेक्ट अप्रोच का, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, सीधे सीधे उठा के आंसर, क्यों ओलिगोपोली मार्केट की बात कर रहे हैं। अगेन इसको भी देखिए, द डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किंग, तुम समझ रहे हो क्या, ये दिमाग में चलना चाहिए। देखो ये सब किंग डिमांड से बन रहे हैं। अगेन इस क्वेश्चन को भी देखिए, हालांकि इतने नहीं कराने थे बट करा दे रहे, मन रखने तुम्हारा, तुम्हें पता होना चाहिए हर टॉपिक से, मतलब इंडिविजुअल टॉपिक से। मैंने आपसे बोला 8 से 10 टॉपिक पे पूरा चैप्टर 17 नंबर का बेस्ड है। हमने क्या करा है सर, हर टॉपिक से मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन, यू कैन से 7 से 10 क्वेश्चन सेट कर दिए हैं जो पेपर का बेस बनेंगे। इन क्वेश्चन का बेस क्या है, बहुत ही खतरनाक, अटेम्प्ट देके आओ खतरनाक वाला। किंग डिमांड हाइपोथेसिस इज डिजाइन्ड टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करेगा, इन कंटेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस रिलेटिविटी, कंक्लूजन बिटवीन फर्म, collusion between firm and all of the above। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सेशन। आई बिलीव कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सिलेक्शन वाचिंग क्लास टिल एंड। एक बड़ा अल्टीमेट गोल आपको दे रहा हूं, आज का दिन ये चैप्टर आपको हर हाल में खत्म करना चाहिए, वो भी टॉपिक वाइज अप्रोच लगाकर। बाकी आपके साथ हूं, आप अकेले नहीं दौड़ रहे रेस में। हर एक फ्यूचर स्लॉट का बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो रिजल्ट बहुत छोटी चीज, बड़ी मोहब्बत से लिया जाएगा। ठीक है, मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहे और अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करें। इस वीडियो